हे गाइस, हमने मिर्जापुर सीजन 1 और सीजन 2 को अपने चैनल पे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 को। सीजन 3 के 5 एपिसोड को हम पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके आप चेक कर लीजिएगा। और बाकी के बचे 5 एपिसोड को हम आज एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि आज हम मिर्जापुर सीजन 3 को खत्म कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए, गुड्डू के स्ट्रेस को कम करने के लिए बीना उसे एक पाउडर पीने के लिए कहती है, जो कि एक्चुअली में ड्रग्स है। गुड्डू पहले ये नहीं पीना चाहता, लेकिन स्ट्रेस होने की वजह से वो इसे पी लेता है। और गोलू ना मिलने की वजह से गुड्डू बहुत गुस्से में है, और गुस्से में वो शरद के लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि गुड्डू को लगता है कि शरद ने ही गोलू को उठवाया है। उधर हम देखते हैं कि शरद भी अपने लोगों को मरते हुए देखकर गुड्डू के लोगों पे हमला कर देता है, और इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं। और ये सब देखकर कालीन भैया कहते हैं कि गुड्डू अब खुद ही कमजोर हो चुका है, और अब उसका विनाश करने के लिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पानी के जहाज से गुड्डू का माल काठमांडू से मिर्जापुर आने वाला था, और उसकी टिप पहले ही पुलिस को मिल चुकी थी, जिसकी वजह से पुलिस ने वहां पर छापा मार दिया था। और पुलिस के छानबीन करने पर पता चलता है कि इस जहाज में तो माल है ही नहीं, यह तो बिल्कुल नॉर्मल शिप है, क्योंकि लाला के एक आदमी ने रूट को पहले ही चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से उनका माल बच गया और पुलिस के हाथ नहीं आया। इस बार ये लोग बाल बाल बच गए, लेकिन शबनम गुड्डू पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है, और वो उसे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है। शबनम का इस तरीके से भड़क जाना एक बहाना था। असल में शबनम गुड्डू से प्यार करती थी, पर शबनम ने जब ये देखा कि गुड्डू गोलू के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, और इसी वजह से वो बहाना करके गुड्डू पर भड़क जाती है। शबनम उसे काफी कुछ बोल देती है, और इतना सुनने के बाद गुड्डू को भी उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी गोलू को लेकर काफी परेशान था। तभी बीना गुड्डू से बातें करके उसको एडवाइस देती है कि माल को कैसे मार्केट में भेजा जाए। साथ ही साथ बीना अपनी बातों से गुड्डू को रिझाने की कोशिश भी करती है, पर गुड्डू को बीना में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और अब गुड्डू पूरे शहर में जगह जगह पे अपने माल के डिस्ट्रीब्यूटर देता है, जिसकी वजह से शरद काफी स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि शरद भी इसी बिजनेस में है जिसमें कि गुड्डू है। लेकिन शरद के माल की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी कि गुड्डू की है, और इसी वजह से मार्केट में गुड्डू के माल की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शरद का बिजनेस जल्दी ही ठप हो जाएगा, और इससे बचना है तो शरद को गुड्डू को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जेल में, जहां पर हम रमाकांत पंडित को बहुत सारे कैदियों का केस लड़ते हुए देखते हैं। भी बंदा पंडित जी को जेन्युइन लगता है, तो पंडित जी उसी को रिहा कराने के लिए उसका केस लड़ने लगते हैं। और एक लड़का जो कि एक कवि है, वो अपना केस इनके पास लेकर आता है, और उनसे एक कॉलेज में एक मंत्री के ऊपर अश्लील कविता बोल दी थी, इसी वजह से उसे जेल हो गई थी। तभी वहां पर लाला आता है और पंडित जी से अपने लिए केस लड़ने के लिए बोलता है। इस पर पंडित जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने बड़े क्रिमिनल हो। इस पर लाला कहता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, बल्कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, यानी व्यापारी हूं। उसके बाद पंडित जी उसका केस लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम गोलू के पिता को देखते हैं, जो कि गोलू का नंबर ट्रेस करवाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए रेडी नहीं था। सबका कहना था कि गोलू एक क्रिमिनल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि छोटे ने गोलू को पकड़ के रखा था। हमने देखा था कि छोटे ने गोलू पे गोली तो चलाई थी, लेकिन उसको सिर्फ घायल किया था, मारा नहीं था। और यहाँ पर छोटा बड़ा बनकर गोलू से बात करने के लिए आता है, लेकिन गोलू को पहचानने में एक सेकंड भी नहीं लगता है कि ये बड़ा नहीं बल्कि छोटे है। दूसरी तरफ माधुरी जरीना के बारे में पूछती है, जो कि एक टाइम पे जेपी यादव की गर्लफ्रेंड थी। जरीना अभी भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, साथ ही साथ वह नाच गाना भी करती है। पॉलिटिकल पार्टी में उसका एक बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उसके नाच गाने की वजह से वह अभी भी काफी फेमस है, लोग उसे देखने के लिए आते हैं। माधुरी जरीना से मिलती है, क्योंकि माधुरी को पता है कि जरीना एक स्मार्ट औरत है, और उसे बहुत अच्छे से पता है कि पार्टी में किस तरीके के लोगों को हैंडल किया जाता है। और अगर जरीना माधुरी से जुड़ गई तो माधुरी के बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। उसके बाद हम जेपी यादव को देखते हैं, जो कि काफी टाइम से अंडरग्राउंड है, और वो अपोजिशन पार्टी से हाथ मिला लेता है। उसके बाद हम डिम्पी को देखते हैं, जो अपने घर में ही बच्चों को ट्यूशन देती है। डिम्पी और रॉबिन जाते हैं पंडित जी से मिलने जेल में, जहां पर उन्हें पता चलता है कि आज कुछ कैदियों को रिहा किया जा रहा है, और इसी वजह से जेल में एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा है। और हम देखते हैं कि सेलिब्रेशन के दौरान उसी कवि लड़के को कविता सुनाने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, जिससे खुश होकर लाला उसे कुछ पैसे देता है। जैसे ही लाला उसे गले लगाता है, कवि पेंसिल से बार करके लाला को घायल कर देता है, और यह देखकर पंडित जी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कवि का केस लड़कर उसे रिहा करवाना चाहते थे। तभी दूसरी साइड हम गोलू को देखते हैं, जो कि छोटे को भड़काने में लगी हुई थी, और वो छोटू से कहती है कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता, सारे के सारे लोग बड़े से प्यार करते हैं, तुम तो केवल बड़े की परछाई बनकर जी रहे हो, तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। यहाँ तक कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि तुम मर गए। अगर तुम्हें अपनी पहचान वापस चाहिए तो तुम्हें दत्ता त्यागी को मारना पड़ेगा, तभी तुम अपनी लाइफ जी सकते हो। तभी हमारी बीना मैडम माधुरी के एक आदमी को कॉल करके बोलती है कि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और उसे गुड्डू से बचा लिया जाए। यही सेम चीज वो शरद की माँ को भी कॉल करके बताती है। शरद की माँ कालीन भैया के साथ बैठकर पत्ते खेल रही होती है, और बीना की बात को कालीन भैया को नहीं बताती। छोटे को एक आदमी का कॉल आता है, और वो बताता है कि गोलू
की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए पुलिस एक्टिव हो गई है और जल्दी ही उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए यहाँ पर पुलिस पहुंच जाएगी, इसलिए हमें कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। छोटे अपने घर आता है और उसकी नजर पड़ती है त्यागी पर, जो कि अपने छोटे की याद में रो रहे थे और उसको पता चलता है कि दत्ता त्यागी उसे कितना प्यार करते हैं। लाला की अंतिम विदाई होती है जहां पर शबनम काफी रो रही थी और गुड्डू भी वहां पर मौजूद था, लेकिन गुड्डू और शबनम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि छोटे और शरद दोनों एक साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहे हैं। उस पर शरद छोटे से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने ही गोलू को पकड़ा है और तुमने ही गोलू को मारा है। तो यहाँ पर शरद उसे झड़काते हुए बोलता है कि दोबारा ऐसा बोलने की हिम्मत मत करना, मैंने गोलू के साथ कुछ भी नहीं किया है, मैं ऐसा क्यों करूं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कालीन भैया शरद को थोड़ा सा बिजनेस और पॉलिटिक्स का ज्ञान देते हैं और वो कहते हैं कि मुनावर के सामने तुम्हें थोड़ा झुकना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों में ही ग्रोथ होगी। शरद की माँ शरद को अकेले में बताती है कि बीना भाभी का कॉल आया था और उसने कहा है कि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे बचा लिया जाए। ये सब सुनकर शरद सोच में पड़ जाता है कि बीना ने आखिर ऐसा क्यों कहा। गुड्डू को मुनावर का कॉल आता है और वो मुनावर उसे सारी बातें बता देता है। शरद कैसे शांति प्रस्ताव रखना चाहता है। शरद चाहता है कि सारी लड़ाई खत्म कर दी जाए, जिससे गुड्डू कहता है यह बहुत अच्छी बात है और वो खुद भी चाहता है कि ये सब कुछ शांति से निपट जाए। उसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है जहां पर सारे बाहुबली आते हैं और शरद भी आता है। शरद शांति प्रस्ताव रखते हुए कहता है कि जौनपुर और मिर्जापुर को अलग अलग कर दिया जाए, जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे और अपना अपना काम खुद संभालेंगे। यहाँ पर किसी को पता तक नहीं था कि दूसरी तरफ बैठे हुए कालीन भैया इन लोगों की सारी बातें सुन रहे थे। गुड्डू भी शरद की बात को एग्री करता है और कहता है कि हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन सिर्फ दशहरे तक। दशहरे के बाद मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। यहाँ पर गुड्डू एक गिफ्ट लेकर आया था। उसके जाने के बाद उस गिफ्ट को खोला जाता है जिसमें एक इंसान का कटा हुआ सर मिलता है और यहाँ पर गुड्डू एक्चुअली अपनी एक्शन से ये बताना चाहता है कि उसे शांति समझौते में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो चाहे कितनी भी मीटिंग बिठा लो, मिर्जापुर पे राज तो वही करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं छोटे को, जो कि गोलू से मिलने जाता है और गोलू से बात करने के दौरान उसे पता चलता है कि गोलू गुड्डू से प्यार करती है। तो यहाँ पर भाई लोगों को एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि हमारे छोटे गोलू से प्यार करते हैं, गोलू गुड्डू से प्यार करती है और गुड्डू यहाँ पर प्यार करता है गद्दी से। और जब छोटे को यह पता चलता है कि गोलू गुड्डू से प्यार करती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर वो गोलू को नहीं पा सका तो वो किसी को पाने भी नहीं देगा, यानी कि वो सबको मार डालेगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है गुड्डू पर, जिसे गोलू की लाश मिलती है, जिसके चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था और उसके कपड़े बिल्कुल गोलू वाले पहने हुए थे। उधर गोलू के पापा ये देखते हैं कि गोलू मर चुकी है तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी जान दे देते हैं। अब गुड्डू पूरी तरीके से टूट चुका था और बीना गुड्डू को संभालने के लिए उसे ड्रग्स देना स्टार्ट कर देती है। उधर हम कोर्ट में देखते हैं डिम्पी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थी अपने पापा को छुड़वाने के लिए, क्योंकि आज पंडित जी के केस की सुनवाई होने वाली थी। तभी उनको पता चलता है कि यहाँ का जो जज है वो चेंज हो गया है और पंडित जी को फांसी लगने के पूरे चांसेस हैं। जब ये बात गुड्डू को पता चलती है तो वो अपने पापा को बचाने के लिए कोर्ट में पहुंच जाता है। उसने पहले से प्लान कर रखा था कि अगर पापा को फांसी हुई तो वो सबको मार के अपने पापा को बचा लेगा, लेकिन पुलिस वाले भी पहले से रेडी थे क्योंकि उनको पता था कि गुड्डू कोर्ट में आ चुका है। पुलिस वाले तैयार थे कि जैसे ही गुड्डू कोई हंगामा करेगा तो गुड्डू को शूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे पंडित जी अपना केस हार चुके थे और जज उन्हें फांसी की सजा सुनाने ही वाला था कि तभी रॉबिन बीच में आ जाता है और जज के सामने सारे प्रूफ दिखाते हुए साबित कर देता है कि रमाकांत पंडित ने इंस्पेक्टर मोरा की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वह गुड्डू का एनकाउंटर करना चाहता था। जिसके बाद जज साहब अगली सुनवाई की तारीख दे देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रमाकांत पंडित रॉबिन से बहुत नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रॉबिन इन सारे मामलों में पड़े। तभी गुड्डू भी रॉबिन से काफी गुस्से में था। वो अपने घर आकर रॉबिन से झगड़ने लगता है। रॉबिन की माँ और बहन भी रॉबिन की साइड हो जाते हैं। ये देखकर गुड्डू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रॉबिन ने उसके माता पिता और बहन सबको अपनी साइड कर रखा है और गुस्से में वो हाथापाई करने लगता है, जिससे गलती से रॉबिन का चश्मा टूटकर उसकी आंख में चुभ जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर गुड्डू काफी डर जाता है और वहां से चला जाता है। तभी हम कालीन भैया को देखते हैं जो कि शरद से कहते हैं कि वो चाहते थे कि मिर्जापुर की गद्दी पर हमेशा मुन्ना बैठे। अब क्योंकि मुन्ना नहीं रहा है तो वो चाहते हैं कि शरद तुम उस गद्दी पर बैठो और मैं तुम्हें उस गद्दी पर बिठाऊंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। उसके बाद हम छोटे को देखते हैं जिसको लगता है कि अपनी फैमिली को सिर्फ वही संभाल सकता है और इसलिए अब वो पूरी तरीके से बड़े बनकर जिएगा। इसके बाद वो अपनी भाभी के साथ भी टाइम बिताना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसकी भाभी को उस पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है और एक दिन वो उसका पीछा करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पे गोलू को उसने छुपा के रखा था, यानी कि उसने गोलू को अभी तक नहीं मारा है। यहाँ पर गोलू को बंधा हुआ देखकर उसकी भाभी काफी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि सबको लगता है कि गोलू मर चुकी है। गोलू भाभी को सारी सच्चाई बता देती है कि छोटे नहीं बल्कि ये बड़े बनकर रह रहा है। इतने में
छोटे वहां पर पहुंच जाता है और अपनी भाभी को भी वहां पर बंद कर देता है। जिसके बाद वो अपने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि वो बड़े नहीं बल्कि छोटे हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि उसे पहले से ही पता है कि वो छोटे हैं, लेकिन अब उसे बड़े बनकर ही जीना पड़ेगा, क्योंकि बड़े के कंधों से बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जो अब छोटे को उठानी होंगी। गोलू अपनी बातों से भाभी को कन्विंस करके अपने हाथ खुलवा लेती है और वो कहती है कि जैसे ही छोटे आएगा तो हम दोनों उसको मार देंगे। और उसके बाद ये दोनों लेडीज बैठकर छोटे के आने का इंतजार करने लगती हैं। जैसे ही छोटे यहाँ पर आता है तो इन तीनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और गलती से गोलू के हाथ में लगा हुआ चाकू उसकी भाभी के लग जाता है, जिससे कि उसके काफी ब्लड निकलने लगता है। उसके बाद छोटे अपने भाभी को बचाने के लिए उसे गोदी में लेके वहां से चला जाता है और गोलू यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माधुरी का प्रोजेक्ट शरद की हेल्प से कंप्लीट हो चुका था और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी। सब लोग माधुरी से खुश हैं और उसकी एक अच्छी इमेज बन गई है। अब माधुरी भी काफी खुश है और शरद की हेल्प से यह सब कुछ हुआ है, इसलिए वो शरद से इम्प्रेस भी हो जाती है। माधुरी अब शरद को पसंद करने लगी और इसलिए वो सोचती है कि शरद से वो शादी करके दोबारा से अपनी जिंदगी को शुरू कर सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, जिससे वो अपनी शादी के बाद शरद से करती है। जिस पर शरद कहता है कि एक बार वो मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ जाए, उसके बाद ये दोनों शादी कर लेंगे। गुड्डू अपने घर में काफी सदमे में बैठा हुआ है क्योंकि उसने अपनी बहन के प्यार को भी खो दिया है। जिसके बाद पुलिस आती है और गुड्डू को लेकर चले जाती है। माधुरी सिक्योरिटी भेजकर बीना और उसके बच्चे को अपने घर बुलवा लेती है ताकि इन दोनों को आगे कोई खतरा ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज शरद बेहद खुश है और वो अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि अब वो इकलौता दावेदार है मिर्जापुर की गद्दी के लिए, इसलिए 100% वही बनेगा मिर्जापुर का किंग। डिम्पी अपने पापा के पास आती है और सारे सबूत को लेने के लिए कहती है क्योंकि वो चाहती है कि हर एक गुनहगार को सजा मिले। डिम्पी सारे सबूतों को लेकर माधुरी के पास जाती है। ये सारे सबूत देखकर माधुरी काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पिता को मारने में शरद का ही हाथ था। अब माधुरी सोचती है कि शरद अगर उसे खुद बता दे कि उसने उसके पिता को क्यों मारा तो शायद वह उसे माफ भी कर दे। माधुरी शरद से मिलकर पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो शरद को ऐसा लगता है कि शायद कालीन भैया की बात माधुरी तक पहुंच गई है, इसलिए वो कालीन भैया वाली बात खुद ही माधुरी को बता देता है और कहता है कि मैंने कालीन भैया को बचाया है और वो मेरे पास है। माधुरी उनसे कहती है कि और भी कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। शरद कहता है नहीं, अब और कुछ भी नहीं है जो मुझे तुम्हें बताना है, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। जिस पर माधुरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे अकेला छोड़। और साथ ही वो शरद को कहती है कि मुझे अपने ससुर से यानी कि कालीन भैया से मिलना है, तो तुम मेरी उनके साथ मीटिंग फिक्स करो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो बीना माधुरी से कहती है कि उसे वापस मिर्जापुर की हवेली में भेज दे क्योंकि गुड्डू जेल में है, बीना को डरने की जरूरत ही नहीं है और आगे जाकर बीना का बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, इसलिए उसका मिर्जापुर में रहना जरूरी है। यहाँ माधुरी बीना को बताने वाली थी कि कालीन भैया भी जिंदा है, पर वो बातों ही बातों में बीना के मुंह से गलती से ये निकल जाता है कि कालीन भैया को 3 गोलियां लगी थी जिनसे उनका बचना मुमकिन ही नहीं है। माधुरी सोच में पड़ जाती है कि बीना को कैसे पता चला कि कालीन भैया को 3 गोलियां लगी थी। अब यहाँ पर माधुरी को पता चल जाता है कि बीना गुड्डू के साथ मिली हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि शरद माधुरी को कालीन भैया से मिलवाने के लिए लेके जाता है। तो माधुरी कालीन भैया से कहती है कि अगर आपको अपने बेटे और बीबी से मिलना है तो आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। तो आज है दशहरा का दिन और आज बिठाई जाती है मीटिंग। तो आज के दिन मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा ये डिसाइड होने वाला है। और अब शरद को देखते हैं कि शरद बहुत ही खुश है क्योंकि उसको पता है कि मेरे सामने लड़ने वाला कोई भी नहीं है और मिर्जापुर का किंग तो वही बनेगा। लेकिन मीटिंग में कुछ लोग शरद के अगेंस्ट हो जाते हैं और वो नहीं चाहते थे कि शरद किंग बने। तभी यहाँ पर कालीन भैया की एंट्री होती है और वो शरद की काफी तारीफ करने लगते हैं। मीटिंग के बाकी लोग कालीन भैया को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। कालीन भैया कहते हैं कि शरद मिर्जापुर का आखिरी किंग बनेगा और यह कहते ही वो शरद को शूट कर देते हैं। उसके बाद कालीन भैया के बाकी लोग वहां पर जितने भी बाहुबली थे सबको मार देते हैं और शरद बुरी तरीके से घायल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो खिसकते खिसकते गद्दी पर जाकर फाइनली बैठ ही जाता है। कालीन भैया ने ऐसा माधुरी के कहने पर किया था क्योंकि माधुरी हमेशा से चाहती थी कि यह जगह क्राइम से पूरी तरीके से फ्री हो जाए, यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल राज न करे। उसके बाद हम देखते हैं गोलू को जो कि मिर्जापुर वापस आ जाती है और आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है और गुड्डू को भी जेल हो गई है। ये सुनकर वो काफी अकेलापन फील करती है और वो हिम्मत नहीं हारती और वो डिसाइड करती है कि अब वो लड़ेगी और जेपी यादव के पास जाती है। और वो जेपी यादव से हाथ मिलाती है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि आगे चलकर तुम्हारी सरकार बने तो उसके लिए तुम्हें गुड्डू को जेल से रिहा करवाना होगा क्योंकि गुड्डू ही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जेल में गुड्डू को काफी टॉर्चर किया जा रहा था माधुरी के कहने पर, बुरी तरीके से उसको पीटा जा रहा था। आगे हम देखते हैं कि हमारी बीना रानी गाड़ी में बैठकर मिर्जापुर जा रही थी, तभी गाड़ी को बीच में रोक दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि माधुरी ने बीना को किसी से मिलवाने के लिए कहा है। गाड़ी से उतरने के बाद बीना देखती है कि उसके सामने कालीन भैया खड़े हैं। यह देखकर बीना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बीना अंदर से काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वह कालीन भैया के साथ नहीं रहना चाहती थी।
वो अपनी ज़िंदगी में वापस उसी जगह पे आ गई जहाँ से वो निकलना चाहती थी। कालीन भैया को इस बात की भनक तक नहीं है कि मुन्ना और कालीन भैया को मारने में बीना का भी हाथ था, इसलिए वो बीना को अपने बच्चे के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कालीन भैया गुड्डू से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। तभी कालीन भैया को पता चलता है कि गुड्डू यहाँ से भाग चुका है और अब हम गुड्डू को एक नदी के किनारे देखते हैं जहाँ पहले से गुड्डू का वेट कर रही थी गोलू। और गोलू गुड्डू को देखकर काफी खुश हो जाती है और गुड्डू भी गोलू को देखकर बहुत खुश हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को अपना प्यार जाहिर कर चुके हैं। और यहीं पे मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग होती है। तो मुझे पर्सनली बाकी सीजन की कंपैरिजन में इस सीजन में उतना मजा नहीं आया, क्योंकि एक तो मुन्ना भैया नहीं थे, दूसरा कालीन भैया का रोल बहुत ही लिमिटेड है। बाकी आप लोगों को सीजन 3 कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।